So in today's class, what I have for you the discovery of India written by Pandit Jawaharlal Nehru. Already we know he was the first Prime Minister of India, and I don't think कि हम लोग उनकी जैसी शख्सियत से कि उनकी वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इन द सेंस कि we all are familiar with this huge personality. He was a philosopher. In my view, he was a politician, a statesman, and also a good writer, a well-known writer, and an acclaimed. You can say कि if I use the word कि बहुत ही फेमस शख्सियत रही है, और उन्हीं की एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको लेकर के मुझे आज आपसे बात करना है। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, एंड यू विल कम टू नो कि व्हाट डू यू गेट। ये विजिबल है आप सबको? मे आई नो द रिस्पॉन्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके It is ओके visible, sir. ओके। सो Yes, sir. जस्ट आई एम गोइंग टू रीड and just see one point. Today's yeah, we are running this class under the banner of Yes English Literary Society, Allahabad. It's my own mobile number. Topic: The Discovery of India, written by Pandit Jawaharlal Nehru. Lecture delivered doesn't matter. ये तो ऐसे ही for formality के लिए it has been written. Timing, day and date. We have to go with one detailed study of the text. The Discovery of India was written by Pandit Nehru, the first Prime Minister of India, at Ahmednagar Fort. It's a very important question. पहली लाइन में जो पहला पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है? एट अहमदनगर फोर्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सो इतना आपको ध्यान में रखना है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इट वाज रिटन बाय हुम? इट वाज रिटन बाय पंडित नेहरू। ये एक सिंपल सी बात है। वी ऑल नो अबाउट पंडित नेहरू। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, but he wrote this book where? He wrote this book at Ahmednagar Fort during Quit India movement. जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चला था, उस समय उन्होंने लिखा था। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 1942 से लेकर 1946 तक चला था। इसी दरमियान उन्होंने लिखा था, और ये बुक भी 14 नवंबर 1946 को पब्लिश हुई है। तो रिमेम्बर दैट कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके 11 साथियों को अहमदनगर फोर्ट में इम्प्रिजन्ड किया गया था। वो लोग वहां पे बंद थे। जब वो लोग वहां पर बंद थे, तो उसी समय जो है क्या किया गया, वे सब के सब फिलोसफर पॉलिटिशियन थे। उसी समय इन्होंने इस बुक को लिखा है, जिसमें वो इंडिया की रिलीजन, इंडिया का कल्चर, इंडिया का फिलॉसफी, इंडिया की स्पिरिचुअलिटी, इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को लेकर के बात करते हैं। इट्स अ वेरी नाइस बुक, अ वेरी गुड बुक। So about India, if we want to know the real India, ancient India, and colonial India, और इंडिया इन ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, अगर हमें उस इंडिया के बारे में जानना है जो ब्रिटिश राज के समय का इंडिया था, तो यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्स्ट है। सो व्हाट डू यू फाइंड हियर? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय पंडित नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन जब वो जेल में थे, कहाँ पे? अहमदनगर फोर्ट या अहमदनगर के किले में, जब वो बंद थे वहां के जेल में, तब। और वो समय क्या था? क्विट इंडिया मूवमेंट का समय था, भारत छोड़ो आंदोलन। और यह 42 से लेके 46 तक चला हुआ था। उसी समय उन्होंने एक किताब लिखा था, और यह जो किताब थी, यह पहली बार जो है उसी समय 1946 ईस्वी को, 14 नवंबर 1946 ईस्वी को यह हमारे सामने पब्लिश होकर के आती है। और 14 नवंबर पंडित नेहरू का बर्थडे भी होता है, जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द बुक वाज रिटेन इन 1944। एक चीज ध्यान में रखना है कि जो किताब है वो 1944 में लिखी गई है। द बुक वाज रिटेन इन 1944 बट पब्लिश्ड इन 1946। ये दो डेट आपको ध्यान में रखना है कि बुक वाज रिटेन इन 1944 बट पब्लिश्ड इन 1946। जो किताब है 1944 में लिखी गई है, लेकिन जो ये पब्लिश होती है 1946 ईस्वी में पब्लिश होती है। तो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट डेट्स। और 44 और 46 अगर देखेंगे, तो व्हाट वाज दैट टाइम? दैट टाइम मींस क्विट इंडिया मूवमेंट। दैट टाइम वाज कि भारत छोड़ो आंदोलन। और उस भारत छोड़ो आंदोलन के समय पंडित नेहरू वाज इम्प्रिजन विद हिज 11 फ्रेंड्स, एंड
his 11 friends were at Ahmednagar Fort. That time he wrote this book. The book was written in 1944 but published in 1946. और भारत से बाहर ये जो बुक पब्लिश हुई थी, इसके पब्लिशर का क्या नाम था? जॉन डे। यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसके पब्लिशर का नाम जॉन डे था। आजकल कभी कभार पब्लिशर भी, यूजीसी नेट पे ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है क्वेश्चन का, कि क्वेश्चन में पब्लिशर का भी नाम पूछने लगे हैं। तो जो बुक भारत से बाहर पब्लिश हुई है उसका क्या नाम है? जिस पब्लिशर ने पब्लिश किया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, उसका नाम है जॉन डे। लंदन में इस बुक को पब्लिश करने वाले आदमी का नाम है मेरिडियन बुक्स। मतलब पब्लिशर जो था उसका नाम क्या रहा है? मेरिडियन बुक्स। तो यूके, यूके भी यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में लंदन में इसके पब्लिशर का नाम था मेरिडियन बुक्स, MERIDIAN, मेरिडियन बुक्स। और जो पब्लिशर जो यूके यूएस के थे उनका नाम था जॉन डे। So in this way, you came out about four important points. ये बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। कहाँ पे लिखा हुआ है? जब वो अहमदनगर फोर्ट में, अहमदनगर के किले में, या अहमदनगर जो जेल था जब उसमें बंद थे। और कब? ड्यूरिंग, आप कह सकते क्विट इंडिया मूवमेंट, अपने 11 साथियों के साथ, तब ये बुक 1944 में लिखी गई और 14 नवंबर 1946 को ये बुक पब्लिश होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस बुक को पब्लिश करने वाले जो लोग हैं, अमेरिका में इस बुक को जॉन डे ने पब्लिश किया। हु पब्लिश दिस बुक? जॉन डे ने। और यूके में इस बुक को मेरिडियन बुक्स ने पब्लिश किया है। किसने पब्लिश किया है? मेरिडियन बुक्स ने पब्लिश किया है। पब्लिकेशन डेट 14 नवंबर 1946। अभी मैंने बताया था कि द बुक वाज पब्लिश्ड ऑन 14 नवंबर 1946। 14 नवंबर 1946 को बुक पब्लिश हुई है। बुक में जो थीम है, किन किन विषयों को लेकर के बात की गई है? इंडियन हिस्ट्री को लेके बात की गई है, इंडियन कल्चर को लेके बात की गई है, पॉलिटिक्स को लेके बात की गई है, रिलीजन को लेकर के बात की गई है, इंडियन फिलोसफी को लेके बात की गई है। तो इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, रिलीजन इन इंडिया, इंडियन फिलोसफी, इन सारी चीजों को लेकर के बात की गई है। सो यू फाइंड व्हाट, कि जो इसका थीम है ये रहा है। बुक कितने पेजेस में है? 595 पेजेस में है। ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभार इस तरह की चीजें, अगर पब्लिशर से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगा तो कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि इसको पूछ लिया जाए। कितने पेजेस में? 595 पेजेस में। अब उसके बाद जो है आपका क्या है, उसका सिनॉप्सिस या उसका जो है समरी, आप कह सकते हैं कि बुक के बारे में क्या क्या बताया गया है। तो बुक के बारे में जो बताया गया है, इट बिगिंस विद एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। किताब की जो शुरुआत होती है, भारत के प्राचीन इतिहास से शुरुआत होती है, खासकर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऋग वैदिक सिविलाइजेशन, जो प्राचीन भारत रहा है, वहां से इसकी शुरुआत होती है, लीडिंग अप टू द लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश राज। और कहाँ तक आती है? जो ब्रिटिश राज है, जो ब्रिटिशर का जो शासन था, जो उनका अंतिम वर्ष का जो शासन था रूलिंग का इंडिया पर, वहां तक ये चलता है। तो इट बिगिंस विद एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया लीडिंग अप टू द लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश राज। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि कब शुरू होता है, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से शुरू होता है, कहाँ पे जाकर के खत्म होता है? लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश राज पे जाकर के खत्म होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट है, पंडित नेहरू हैज गिवन द रेफरेंसेस। पंडित नेहरू ने रेफरेंसेस दिए हैं। किसका? इसकी इस किताब में उपनिषद का रेफरेंसेस दिए हैं, वेदास का रेफरेंसेस दिए हैं, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का रेफरेंसेस। और जो हमारी जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंध घाटी की सभ्यता रही है, उसको टू इंट्रोड्यूस द रीडर को इस चीज को बताने के लिए, टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, की भारत का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो भारत का विकास हुआ है, किस किस तरह से हुआ था, किस किस दौर से इंडिया गुजरा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का जो एक समय था, वो कैसे था, कैसे आया, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ बात की गई है। तो
इन्होंने कहा है कि इट बिगिंस विद एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से शुरू हुआ, लीडिंग अप टू द लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश राज, और कहाँ तक चलता है, लास्ट ईयर्स ऑफ ब्रिटिश राज तक चलता है। पंडित नेहरू हैज गिवन द रेफरेंसेस ऑफ उपनिषद, वेदास एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन टू इंट्रोड्यूस द रीडर टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि आखिर जो इंडिया है उसका विकास कैसे हुआ, वो कैसे एक राष्ट्र के रूप में अवतरित हुआ, एक राष्ट्र बना, और राष्ट्र बनने में उसे किन किन राहों से गुजरना पड़ा, उसका इतिहास क्या रहा है, उसका दर्शन क्या रहा, उसका कल्चर क्या रहा, उसका रिलीजन क्या रहा है, और जो बाहर से इन्वेडर्स आए उन्होंने जो उस पर अटैक किया तो किसने कितना उसने दुख झेला, दर्द झेला, और फिर कैसे उन घावों को मरहम के तहत वो घाव जो है भरे, और कैसे उन्हीं इन्वेडर्स को इसने आत्मसात कर लिया। वे बाहर से आए थे लेकिन वे खुद अपनी आइडेंटिटी खो दिए और खुद यहीं के बन के रह गए और यहीं की मिट्टी में दफन हो गए। तो इस तरह की चीजें बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने इसमें बयां किया हुआ है या बताया हुआ है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट वो कहते हैं कि ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था इन 1942, 1942 में, नेहरू वाज इन जेल, पंडित नेहरू जेल में थे। दैट टाइम ही रोट इट, उसी समय उन्होंने यह किताब लिखी। ये सेंटेंस मैंने इसके पहले भी बताया था, हल्का सा मैंने उसको रिवीजन कर दिया है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस पेज पर किसी को कोई दिक्कत है, और जितने भी ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो मार्क मैंने किए हुए हैं ये मैं इरेज कर दूं ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़ेगा। ओके सर। ओके, ये मैंने समझाने के लिए किया था, मैंने इरेज कर दिया है वो मैंने। और ये जो मैंने लिखा है कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट का डेट है 1942 से 1946, तो मैं क्यू और एम कर दे, क्विट इंडिया मूवमेंट। आई थिंक कि अब तो विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये चीजें समझ में आ गई सबको। इट इज क्लियर Clear. एंड Yes, sir. विजिबल सर। Yes, sir. ओके ओके, नाउ प्रोसीडिंग, नाउ गोइंग अहेड विद सेकंड पेज, और उस सेकंड पेज श्योर, पे आप मोस्ट देखिएगा वेलकम क्या सर। क्या। हाँ, अ ब्रॉड व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का जो इतिहास है उस पर जो एक अपनी ब्रॉड व्यू डाला है, और फिलॉसफी को लेके बात की है, एंड कल्चर एज व्यूड फ्रॉम द आईज ऑफ इंडियन फाइटिंग, और खास करके ये चीज उस उन निगाहों से देखा गया है जो इंडियन फाइटर्स थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में भाग लिया, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कुर्बानियां दी, उनकी निगाहों से ये चीज देखा गया है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में या उसी के थ्रू ये बातें रखी गई है। मैं फर्स्ट पेज पर फिर जाना चाहूंगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है द बुक प्रोवाइड्स, लास्ट लाइन ये वाली मैं बात कर रहा हूँ कि जो बुक है यह हमें प्रोवाइड कराती है क्या, अ ब्रॉड व्यू ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारत का जो इतिहास है, फिलॉसफी जो इसका दर्शन है, एंड कल्चर जो इसकी संस्कृत है, एज व्यूड जो देखा गया, किसकी निगाहों से देखा गया है, फ्रॉम द आईज ऑफ इंडियन फाइटिंग, जो भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनकी निगाहों से इसको देखा गया है, फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ हिज कंट्री, जिनकी निगाहों में एक ख्वाब था कि वे अपने वतन को जो है स्वतंत्र कराना चाहते थे, या एक अपने वतन को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में देखना चाहते थे, उनकी निगाहों से इस यहाँ पे क्या किया गया, भारत की इतिहास, भारत के दर्शन और भारत की संस्कृति को बताया गया है। मैं उनकी निगाहों को क्यों जो है बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जितना लव उनको अपने नेशन थे से रहा होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या उस जमाने के जो लोग भी रहे होंगे, जितना ज्यादा उनको लव अपने नेशन से रहा होगा, जब वो देखते होंगे कि हमारा राष्ट्र स्वतंत्र होगा, उनमें जो एथिक्स रहा होगा, जो मोरालिटी रही होगी, जो पैट्रियोटिज्म रहा होगा, वह आज की जनरेशन में नहीं होगा। कोई कहने के लिए कितना भी सो कॉल्ड लीडर्स बन जाए, देशभक्त कहे, देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटे, लेकिन आज के समय में नहीं होगा, क्योंकि वह एक मूवमेंट होता है, वह एक उत्तेजना होती है, वह एक पैशन होता है। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था या स्वतंत्रता की बात चल रही थी, तब तो उस समय का मतलब एक दूसरा ही मंजर रहा होगा, एक दूसरी ही फीलिंग्स रही होगी, जिसको शब्दों में ना तो खींचा जा सकता है, ना बयां किया जा सकता है। तो यू विल कम टू नो उस भारत को जिसको कि वहां के स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा, उनकी निगाहों से
एक तरह से यह किताब एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट्स है इंडिया को जानने का कि उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो भारत की संस्कृति को कैसे लेते हैं, भारत के दर्शन को कैसे लेते हैं, भारत के इतिहास को कैसे लेते हैं। आज तो केवल अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए लोग सारी आइडियोलॉजी को भूल गए, और कोई कभी भी किसी भी पार्टी में यहाँ से वहां दल बदल के रूप में जा सकता है केवल अपनी उसके लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पे उन्होंने कहा है। उसके बाद है इट हैज 10 चैप्टर्स। ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसमें कितने चैप्टर्स हैं। 10 चैप्टर्स हैं। इट हैज 10 चैप्टर्स इन विच नेहरू हैज टोल्ड द फिलॉसफी ऑफ इंडियन लाइफ इन डीप। इसमें उन्होंने 10 चैप्टर में ज्यादातर नेहरू जी ने या पंडित नेहरू जी ने क्या किया है, भारत का जो दर्शन है उसको बहुत डिटेल में, बहुत डीप में बताया है। तो किताब में कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर्स है। ये एक इंफॉर्मेटिव पॉइंट है, यहाँ पे कोई आइडियोलॉजी नहीं है, और उन 10 चैप्टर में भारत के दर्शन को लेकर के उन्होंने काफी बातें की हैं। नेहरू एट्रीब्यूट्स सम ऑफ द कंटेंट ऑफ द बुक। नेहरू इस किताब के कुछ कंटेंट को एट्रीब्यूट करते हैं टू हिज फेलो प्रिजनर्स, अपने साथियों को एट अहमदनगर जेल, जो उनके साथ अहमदनगर जेल में बंद थे। ही गिव्स स्पेशल मेंशन टू 4 ऑफ देम। इस किताब में उन्होंने 4 साथियों का नाम लिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक साथी का नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद है, दूसरे साथी का नाम गोविंद बल्लभ पंत है, तीसरे साथी का नाम नरेंद्र देवा है, और चौथे साथी का नाम अरुणा आसफ अली। सो यू फाइंड हाउ मेनी पर्सन, यू फाइंड कि वहां पे उनके साथ 11 लोग बंद थे, लेकिन उन 11 लोगों में से 4 लोगों का नाम वो बहुत सम्मान के साथ इस किताब में लेते हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी उनसे कहा कि आप इंडियन फिलॉसफी, इंडियन रिलीजन, इंडियन हिस्ट्री को लेकर के लिखिए। और इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वतन के लिए, वतन के प्रति जो उनकी डिवोशन थी, जो डेडिकेशन थी, जिस तरह से वो पंडित नेहरू जी के साथ कंधे से कंधा मिला के वतन की आजादी के लिए लड़े, कुर्बानियां दी, उनके साथ जेल में बंद रहे, तो उन्होंने उनके प्रति अपना सम्मान दिखाया। और इन चारों लोगों का नाम बहुत सम्मान के साथ वो लेते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, नरेंद्र देवा एंड आसफ अली। नेक्स्ट पॉइंट है द बुक इज प्रेजेंटली पब्लिश्ड बाय द। आज के समय जो बुक पब्लिश किया जाता है, इसको पब्लिश करने वाले का नाम क्या है, संस्था का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। ये एक दूसरा पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि ये कि किताब 10 चैप्टर में है, जितना ये मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने 4 साथियों का नाम सम्मान के साथ लिया, उतना ही इम्पोर्टेंट यह पॉइंट है कि आज के समय यह बुक जो पब्लिश कराई जाती है, या पब्लिश करने वाली संस्था का नाम है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, एंड द कॉपीराइट ऑफ द बुक इज हेल्ड बाय हिज ग्रैंड डॉटर इन लॉ सोनिया गांधी। और जो कॉपीराइट जो दिया गया है वो किसके हाथ में है? सोनिया गांधी के हाथ में है। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको आज के समय तक का मिला। द बुक बिकेम द बेसिस ऑफ 53 एपिसोड्स। कह रहे हैं कि जो बुक है, इसी बुक को आधार बना करके एक धारावाहिक बनाया गया था। उस धारावाहिक का नाम था भारत एक खोज, और ये धारावाहिक कब बनी हुई थी? 1988 ईस्वी में भारत एक खोज नाम से धारावाहिक बनी, जो 1988 में बनी थी। और कितनी एपिसोड में आई हुई है? 53 एपिसोड्स में आई है। डायरेक्टेड बाय श्याम बेनेगल। उसके डायरेक्टर का क्या नाम था? श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है। और फर्स्ट ब्रॉडकास्ट इन 1988, जिसको पहली बार 1988 में ब्रॉडकास्ट किया गया ऑन स्टेट रन दूरदर्शन चैनल। और यह जो है, जो दूरदर्शन राज्यों में चलाया जाता है, जो दूरदर्शन चैनल, उस पे आता था। तो पहली बार 1988 में ब्रॉडकास्ट किया गया। इसका मतलब कि ये जो पॉइंट है, इसमें बहुत इंफॉर्मेशन और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? इस किताब को आधार बना करके 53 एपिसोड इंडियन टेलीविजन सीरीज, जिसका नाम भारत एक खोज है, उसके नाम से बनाया गया, या 1988 में ये हमारे सामने आता है।
श्याम बेनेगल ने इसको डायरेक्ट किया था। पहली बार 1988 में इसको जो है दूरदर्शन पे चलाया जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस बुक नेहरू आर्गूड दैट इंडिया वाज अ हिस्टोरिक नेशन विद अ राइट टू सॉवरेनिटी। बहुत खूबसूरती के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। आज उनको किसी भी तरह से गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है, वो बड़ी दुख की बात है, लेकिन इतना खूबसूरत ढंग से उन्होंने कहा कि भारत जो है क्या था कि एक हिस्टोरिक नेशन रहा, आज का राष्ट्र नहीं है। उसका एक इतिहास है, एक कल्चर है, एक दर्शन है, एक उसकी अपनी आइडेंटिटी है। 5000 सालों का अपना एक उसका कल्चर हिस्ट्री रहा है। और उस शख्सियत ने अपने वतन के बारे में इतना लिखा, और उसका एक वतन की एक आइडेंटिटी वर्ल्ड लेवल पे उस समय हुई जबकि भारत स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश राज से, और उसके पास अपना कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने बहुत विषम परिस्थिति में राष्ट्र को तमाम चीजों से बाहर निकाला। और आज के समय हम जितने भी इंस्टीट्यूट्स देख रहे हैं, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, या जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके समय की देन रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, यू विल कम टू नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी फाइंड दैट। So in this book नेहरू argued that इंडिया वाज अ हिस्टोरिक नेशन, वह एक हिस्टोरिक नेशन रहा है। और एक वर्ड उन्होंने और यूज किया, सॉवरेंटी। सॉवरेंटी माने संप्रभुता। उसने कभी अपनी सॉवरेंटी से, अपनी संप्रभुता से कभी किसी भी तरह का समझौता नहीं किया है। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ही रिमार्केबल है सॉवरेंटी के साथ। तो ये उनकी अपनी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नजर आता है इस स्टेटमेंट की, हाउ मच ही was loving this nation, how much he has respect for the nation, कि एक हिस्टोरिक नेशन है और उसकी अपनी सॉवरेंटी रही है। ये लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाए। इन दिस बुक नेहरू सेज, इस किताब में नेहरू कहते हैं, इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज। जो भारत को जो यूनिटी मिली है, जो भारत में एकता है, अनेकता में जो एकता भारत में दिखाई पड़ती है, या थोपी नहीं गई, समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, ऐसा नहीं या बाहर से थोपी गई है। बट रादर इट वाज समथिंग डीपर, बल्कि यह अंदर से है। हम भारतवासियों में अनेकता में एकता हमारी पहचान है, और प्लूरैलिटी ऑफ कल्चर हमारी पहचान है, प्लूरैलिटी ऑफ आइडियोलॉजी हमारी पहचान है। और यह हमारे ऊपर थोपी नहीं गई, बल्कि हम भारतवासियों ने इसको अंदर से, अपने आत्मा में, अपने दिल में इसको हमने आत्मसात कर लिया है। इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड, या हमारे अंदर मौजूद है द वाइडेस्ट टॉलरेंस, और हमारे अंदर सहनशीलता मौजूद है। आप बिलीव, हम उसी सहनशीलता में विश्वास करते हैं, एंड कस्टम, और हमारा, और वही सहनशीलता वाली रीति रिवाज हम जीते हैं। वाज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड, और हम हर वैरायटी को स्वीकार करते हैं और उसको जो है उत्साहित करते हैं। किसी एक चीज को हम लेकर के नहीं चलते कि एक ही चीज को हम पकड़े रहे और उसी चीज को हम बढ़ावा दें। जितनी भी वैरायटीज है, चाहे वो आइडियोलॉजी का हो, चाहे कल्चर का हो, चाहे सेक्स हो, चाहे वो रिलीजन हो, कुछ भी हो, they all have been accepted, they all have been imbibed, they all have been included. तो we believe including culture, not means plurality of culture, not excluding culture. ये सारी चीजें थी। तो आई जस्ट एक्सप्लेन, और मैं जितने मार्क है इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर नजर आए। बाकी रिकॉर्डिंग में ये मार्क जहाँ जहाँ लगा है, यू विल कम टू नो ये चीजें रही है। एंड आई थिंक कि नाउ आई हैव डन माय जॉब। क्योंकि मेरा पर्पज है कि मैं एक दिन में एक ही टॉपिक लूंगा, और एक टॉपिक में जो भी समय लगेगा उसी समय, क्योंकि मैं डेफिनेट ये टाइम नहीं कि मुझे 1 घंटा लेक्चर देना। अगर टॉपिक बड़ा रहेगा तो मैं 1 घंटे से ज्यादा भी जा सकता हूँ। टॉपिक अगर हमारा समय से पहले कंप्लीट हो जाता है तो मैं उसको और पहले भी खत्म कर सकता हूँ। सो इन दिस वे आई हैव डन माई जॉब। एंड अगर से किसी को कोई और प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट आस्क। और मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। दोबारा मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो टीचमिंट ऐप है उसके स्टडी मटेरियल पर मैंने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल, और जो मैंने अभी हाल ही में पढ़ाया था शेक्सपियर के दोनों सोनेट, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और जितना भी प्रोज के एसेज मैंने लिए थे, टाइट कॉर्नर, और आई थिंक कि टाइट कॉर्नर के अलावा ऑफिस स्टडीज, सर रॉजर एट होम,
विल विम्बल, ड्रीम चिल्ड्रेन एंड टाइट कॉर्नर के अलावा इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, और भी जो एसेस थे उन सबको, और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ बाय महात्मा गांधी, एंड टुडे आई हैव टेकन दिस पार्टिकुलर लेक्चर, नावल में प्राइड एंड प्रिजुडिस, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। अगर मैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज नहीं अपलोड किया हूँ तो मुझे देख के बता दीजिएगा, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे लिया हूँ मैं उसको अपलोड कर दूंगा। और इवन एक और चिनुआ अचीबी का थिंग्स फॉल अपार्ट। Perhaps I have not added these lectures. If I have not added, if you have any problem anytime, you can just drop message. And yeah, one thing I would like to tell you, since tomorrow we are going to conduct first oral test. कल से हम लोग ओरल टेस्ट कराएंगे, लेकिन ये जो ओरल टेस्ट होगा ये कतई मत सोचिएगा उस टॉपिक पर होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, और को किस पर होगा, नावल एंड टाइप्स ऑफ नावल पर। तो जो ओरल टेस्ट मैं कंडक्ट कराऊंगा वो किस पर होगा, नावल एंड टाइप्स ऑफ नावल पर होगा। तो बी रेडी फॉर टुमारो। 10 मिनट का ओरल टेस्ट कराएंगे। आफ्टर दैट ओरल टेस्ट आई विल जस्ट गो with another topic, another lecture, and timing will be 7:30. तो किसी को कुछ कहना है, या शुड आई कंक्लूड? Thank you, sir. ओके, ओके, थैंक यू।